हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद और आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल ज्ञान गुरु आनंद में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग अपने चैनल पर लुसेंट की बुक को भी लेकर चल रहे हैं और उस लुसेंट बुक की मध्यकालीन पाठ को हम लोग लेकर आगे बढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने 2 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। वह है महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी। तो जो भाई और बहन वो नहीं देखे हैं वो जाएं और वो चैनल पर वो चेकआउट कर लें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। वह क्या है? वह है सल्तनत काल। जी हाँ दोस्तों, सल्तनत काल काफ़ी बड़ा काल है और इसका जो कार्यकाल है वो आप मान सकते हैं वह है 1205 या 6 ईस्वी, जो भी है, अलग अलग बुकों में है। 1205 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। क्लियर? ये हो गया सल्तनत काल। 1205 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक का जो कार्यकाल है वह टोटल का टोटल क्या है? सल्तनत काल है। क्लियर? अब इस सल्तनत काल में अलग अलग वंश आए, जिसमें पहला वंश जो है वो क्या है? गुलाम वंश। और गुलाम वंश का कार्यकाल कब से कब तक है? तो दोस्तों वही 1205 या 6, जो भी है, अलग अलग किताबों में अलग अलग है। मैं यहाँ 1205 ईस्वी लिख रहा हूँ, ऐसे लुसेंट में 1206 भी दिया है। ठीक है, 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक ये हो गया आपका गुलाम वंश। तो चलिए देखते हैं गुलाम वंश में क्या हुआ। तो गुलाम वंश की जो स्थापना है वो किसने की? किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। कब की? 1206 ईस्वी में। तो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था बताओ? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? गौरी का। क्लियर? अब ये जो गुलाम थे उनको जो है वो फारसी भाषा में क्या बोलते थे, इसको यहाँ पर देखना है। तो गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। क्लियर? फारसी में गुलामों को बंदगा कहा जाता था। अब है कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक किया। 24 जून 1206 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस समय अपनी राजधानी जो बनाई वो क्या बनाई? लाहौर बनाई। ठीक है, तो एक बात तो ये क्लियर हो गया कि गौरी जो है अपना सारा जो राजपाट जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक को दे के गया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है उसी राजपाट को लेकर गुलाम वंश की स्थापना की, क्योंकि वह गौरी का एक तरह से क्या था? दास था, गुलाम था। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि गुलाम वंश में जो 11 शासनकर्ता आए थे उसमें जो है सब के सब गुलाम नहीं थे। तो इस पर विवाद है, इसलिए बहुत लोग इसको गुलाम वंश नहीं, इसको मामलुक वंश भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इम्पोर्टेंट चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है ये आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राजधानी था वो क्या था? लाहौर था। क्या था? लाहौर था। क्लियर? चलिए, अब है कि कुतुब मीनार की नींव जो है वो किसने डाली? वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आइए दोस्तों ये देखिए, ये कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी नींव डाली? कुतुब मीनार की नींव डाली। इसको पूरा निर्माण नहीं किया, सिर्फ नींव डाली थी। अब है कि दिल्ली का कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि दिल्ली का कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण भी किसने किया? ऐबक ने किया था। ये हर एग्जाम में आता है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। और कुतुबुद्दीन ऐबक की एक क्वालिटी थी दोस्तों। क्या क्वालिटी थी? कि वो जो है काफ़ी दान देने वाला था। क्या था? काफ़ी दान देता था, इसलिए उसको क्या कहा जाता था? लाख बख्श, मतलब लाखों का दान देने वाला, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब दोस्तों यहाँ एक चीज़ देखिए, यह है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। तो हम लोगों ने पिछले भी अध्याय में बोला था कि जब गौरी जो है जब अपना जाने लगा शासन सब कुछ छोड़ के, तो इसके 2 गुलाम जो थे वो प्रिय थे। उन प्रिय में जो सबसे प्रिय था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था?
कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक अपना शासन निर्माण में लग गया और बख्तियार खिलजी था वो इसके अपेक्षा थोड़ा कम था, लेकिन ये भी अच्छा ही था। तो ये अपना कुछ तहस नहस कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। तो ऐबक ने इसको, बख्तियार खिलजी को, अपना सहायक सेना नायक के रूप में इसको बोला कि भाई तुम जाओ और आगे आगे देखो क्या क्या हो रहा है, जो तुमको मिल रहा है, जो लूटना है पाटना है तुम सब कर लो। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि वह पहुंच गया बख्तियार खिलजी कहाँ, नालंदा की ओर। और वहाँ का जो उस समय का जो शान था वह नालंदा विश्वविद्यालय था। और इसको ध्वस्त करके इसने क्या किया, पूरा जो इलाका था वो बिहार शरीफ राजगीर, वो नालंदा वाला जो इलाका था, उसको पूरे को क्या किया, इसने तहस नहस कर दिया। अभी भी इसी बख्तियार खिलजी के नाम पे, इसी बख्तियार खिलजी के नाम पे एक शहर बसा हुआ है वहीं पर, जिसका नाम है बख्तियारपुर। तो इसी के नाम पर वह बख्तियारपुर शहर का भी नाम पड़ा। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों क्या हुआ कि ऐबक जो था यह चौगान खेल का बहुत शौकीन था। जी हाँ, चौगान जो खेल था इसको काफ़ी प्रिय था और जब भी मौका मिलता था यह चौगान खेल खेलने लगता था। अब खेल तो रहा था, लेकिन बेचारे के साथ एक ट्रेजेडी हो गई, दुर्घटना हो गई। क्या हो गया, चौगान खेलते खेलते यह गिर पड़ा और गिरते ही इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये जो क्वेश्चन है वह एग्जाम में आता ही है, एकदम याद ही रख लो कि कौन सा ऐसा राजा था जिसकी जो है वह चौगान खेलते वक्त मृत्यु हो गई। तो कौन था, बताओ भाइयों, कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्लियर। अब आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अब कब इसकी मृत्यु हुई चौगान खेलते समय, 1210 ईस्वी में। ठीक है। अब इसे दफनाया कहाँ गया, तो दफनाया कहाँ गया, लाहौर में। जी हाँ, राजधानी भी लाहौर थी और दफनाया भी कहाँ गया था, लाहौर में दफनाया गया था। ये हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। ऐबक का जो उत्तराधिकारी हुआ आराम सा, कुछ लोग कहते हैं ये उसका बेटा था, कुछ लोग कहते हैं बेटा नहीं था। खैर जो भी है, यहाँ चलते हैं देखते हैं। जो भी उसका उत्तराधिकारी था, वहाँ तुर्कों का जो होता है ना एक श्रेष्ठ लोग जो ग्रुप में, उन लोगों ने मिल के क्या किया कि आराम शाह को बोला कि जाओ भाई अब तुम शासन करो। ऐबक तो मर गया, अचानक से ऐबक की मृत्यु हो गई चौगान खेलते खेलते। वो जो आराम शाह आया वो उतना ज़्यादा क्या दिमाग से सही नहीं था, ठीक है, उतना ज़्यादा वो लायक नहीं था। तो वो क्या हुआ, उसकी हत्या कर दी। किसने कर दी, इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में। और वो जाके दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। तो ये क्वेश्चन आता है कि इल्तुतमिश जो है वह गद्दी पर कब बैठा, तो दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश जो बैठा वह 1211 ईस्वी में बैठा। क्लियर। अब दोस्तों इल्तुतमिश जो था ये एक अलग ही चीज़ था। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इल्तुतमिश जो था वह इलबारी तुर्क था। क्या था, इलबारी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। और ऐबक की मृत्यु के समय, सॉरी देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐबक की मृत्यु के समय वह कहाँ का गवर्नर था। ये एकदम याद कर लीजिए दोस्तों, आएगा ही, एकदम आता ही है कि ये बताइए कि इल्तुतमिश जो है, तो जब वह ऐबक शासन कर रहा था, जब उसका मृत्यु हो गया 1210 ईस्वी में, तो उस समय ये जो इल्तुतमिश जो उसका गुलाम भी था और दामाद भी था, वह उस समय कहाँ का गवर्नर था, कहाँ का शासक था, तो कहाँ का था, बदायूं का। क्लियर, कहाँ का, बदायूं का। चलिए नेक्स्ट आते हैं। और यह इलबारी तुर्क था। अब इल्तुतमिश ने क्या किया, इल्तुतमिश जो था ये बड़ा इनोवेटिव था। इसने क्या किया कि राजधानी को उठाकर, कहाँ से, लाहौर से। पता ही है लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, लाहौर में राजधानी। इसने क्या किया, लाहौर से हटाकर कहाँ लेके आ गया, दिल्ली लेके आ गया। और इसने हौजे सुल्तानी का निर्माण दिल्ली एक कोहना के निकट करवाया। जी हाँ, हौजे सुल्तानी नामक जो इसका मकबरा टाइप का जो होता है, जैसे हम लोग मंदिर बनाते थे तो वो लोग उस तरह का बनाते थे, तो उसी तरह का एक था हौजे सुल्तानी का जो निर्माण कराया। इसने कहाँ कराया, दिल्ली एक कोहना के नज़दीक जाके इसने करवा दिया। क्लियर। अब क्या किया इसने नया कुछ, इसने क्या किया, यह पहला ऐसे शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। क्या की, वैधानिक, नियमता, कि हाँ भाई मैं खलीफा हो गया हूँ, मैं सुल्तान हो गया हूँ,
और वो जो सुल्तान पद का जो वैधानिक स्वीकृति प्राप्त किया वह किससे प्राप्त किया? खलीफा से प्राप्त किया। सॉरी दोस्तों, यहाँ बगदाद के खलीफा से उसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। ओके, सुल्तान बन गया नियमतः 1229 ईस्वी में। अब क्या हुआ दोस्तों कि 1229 ईस्वी में यह सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त किया, लेकिन 1236 ईस्वी में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। ये मर गया बेचारा। 1211 में आया, 1211 में आया और 1236 में मर गया इल्तुतमिश। लेकिन काम बहुत सारे किए। अब देखते हैं क्या काम किया, इस पे भी एक नज़र देखते हैं। अब देखिए इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य। देखिए इसको एकदम याद कर लीजिए, एकदम डायरेक्ट आता है, एकदम हिटेड क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार के जो निर्माण को वह पूर्ण किसने करवाया? कुतुब मीनार का नींव जो डाला था, आप लोगों ने देखा ही होगा कि कुतुब मीनार का जो नींव डाला था वो किसने डाला? कुतुब मीनार का नींव जो डाला वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला। अपने नाम से नींव डाल दिया, चलो भाई बनेगा। लेकिन इसको जो पूर्ण कराने का अलग अलग लोगों ने बनाया, लेकिन जो पूरा पूर्ण कराया वो किसने कराया? इल्तुतमिश ने। किसने कराया? इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश जो है इसने काफ़ी काम किए, बहुत सारे काम किए। तो आइए देखते हैं क्या क्या काम किया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए इल्तुतमिश ने। ठीक है, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जो जारी किए वो किसने किए? इल्तुतमिश ने किए। उसमें उसने चांदी और तांबे के अलग अलग सिक्के जारी किए। तो उसमें क्या हुआ, जो चांदी का सिक्का था उसका नाम क्या था? चांदी के सिक्के का नाम क्या था बताइए? चांदी के सिक्के का नाम था टंका। ठीक है, और तांबे के सिक्के का नाम क्या था? जीतल। ये क्वेश्चन आता है अच्छे अच्छे एग्जाम में, तो याद रखिए। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, उसमें चांदी के सिक्के का नाम टंका था और तांबे के सिक्के का नाम जीतल था। क्लियर? अब नेक्स्ट आइए, इक्ता प्रणाली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इक्ता प्रणाली जो है वह किसने चलाई? जी हाँ, इक्ता प्रणाली जो चलाई वह किसने चलाई? इल्तुतमिश ने। अब इसने क्या किया, 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया। 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम क्या था? तुर्काने चिहलगानी। ये भी बहुत आता है। तुर्काने चिहलगानी का निर्माण किसने किया बताइए? तुर्काने चिहलगानी का जो निर्माण किया वह किया किसने? इल्तुतमिश ने। तो दोस्तों ये बता दीजिए कि तुर्काने चिहलगानी का विनाश किसने किया, उसको खत्म किसने किया? इसी पे क्वेश्चन आता है। निर्माण किसने किया, विनाश किसने किया? तो तुर्काने चिहलगानी जो 40 सरदारों का संगठन था, गुलाम सरदारों का, उसका जो निर्माण किया वो इल्तुतमिश ने किया, और इसका जो विनाश किया वो किसने किया? वो किया बताइए, बलबन ने। ये आगे आएगा, बलबन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का जो दमन किया। दिल्ली के अमीर जो है एकदम क्या बोलते हैं, तानाशाही हो गए थे कि एकदम हम जो हैं कोई नहीं है। तो उन लोगों के खिलाफ और उन लोगों का दमन जो सबसे पहले किया वो किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। दिल्ली के अमीरों का सर्वप्रथम जो दमन किया वह इल्तुतमिश ने किया। इसके द्वारा ये काफ़ी अच्छा काम किया गया इल्तुतमिश के द्वारा। और 1200 कितने ईस्वी में? 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अब हुआ क्या था कि चंगेज खां जो क्या था, चंगेज खां क्या था? मंगोल था। तो चंगेज खां से बचने के लिए क्या किया था इल्तुतमिश ने? ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। सोचो कि कितना खौफ था उस समय मंगोलों का कि इल्तुतमिश जो उस समय सही जा रहा था वो भी उससे डर गया, और ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को बोला कि नहीं भाई नहीं, हम तुमको शरण नहीं दे सकते हैं। चंगेज खां एक मंगोल था, इसलिए उसके डर से। तो भाई मंगोलों में क्या खासियत था? मंगोल जो थे वह कहाँ रहते थे? वह गोबी रेगिस्तान के निवासी थे। तो गोबी मरुस्थल कहाँ है? चीन के जस्ट उत्तर में जो है वह गोबी मरुस्थल है, चाइना के जस्ट ऊपर में
गोबी मरुस्थल है। और वह एक घूमने फिरने वाली अर्ध सभ्य जाति थी, मतलब पूरे तरह से सभ्य जाति नहीं थी। मंगोल, उनका मुख्य पेशा था वह घोड़ों और पशुओं को पालना। ये बहुत गंदे रहते थे, तो सभी प्रकार का मांस खाते थे। अच्छा, उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था, यद्यपि माँ का सम्मान करते थे। माने कि सारे स्त्रियों का उतना सम्मान नहीं, लेकिन माँ का करते थे। वह विभिन्न कबीलों में बटे थे और उन्हीं कबीलों में से एक में 1163 ईस्वी में आपका किसका जन्म हुआ? चंगेज खां का, महान चंगेज खां। और उसे उस समय क्या बोला जाता था? जिसे महान या श्रापित दोनों पुकारा गया। और इसके पिता का नाम येसुगाई बहादुर था। खैर, बस माइंड में रखिए कि मंगोल था चंगेज खां, और वो जब आया था तो जिसके खिलाफ वो युद्ध करता था चंगेज खां, वो शरण के लिए किसी राजा के पास जाता था और वो राजा भी उसको शरण देता था। इतना मंगोलों से खौफ था उस समय। उसी में इल्तुतमिश ने भी शरण नहीं दिया जलालुद्दीन को। अब बात क्या आया? अब इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र आया। कौन बैठा गद्दी पर? रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज जो था, यह भी एक क्या था? यह भी एक अयोग्य शासक ही था। यह भी क्या था? एक अयोग्य शासक था। तो अयोग्य शासक तो ज़्यादा दिन रहेगा नहीं। तो अब क्या हुआ कि इसके जो जो भी इसका शासन था, अल्पकालीन शासन था, तो उसकी माँ थी शाह तुर्कान। कौन थी? शाह तुर्कान। तो इसके पूरे शासनकाल के दौरान इसकी जो माँ थी वह शाह तुर्कान छाई रही। मतलब वो तो अयोग्य था, तो सारा काम जो है उसकी माँ शाह तुर्कान करती थी और अलग अलग अपना एक्शन लेती थी। तो उससे क्या हुआ कि शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने क्या किया? रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन कर दिया। देख लिया कि तंग कर दिया इसने, शाह तुर्कान ने। तो अब वहाँ जो तुर्की अमीर थे वो क्या बोलते हैं कि नहीं भाई नहीं, हटाओ इसको। और उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर किसको बना दिया वहाँ का राजा? रजिया को। रजिया क्या थी? महिला थी। और इसी प्रकार क्या हुआ कि रजिया बेगम जो क्या हो गई, वह प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आता है कि कौन सी ऐसी प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली? यह पहली महिला थी, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो वो कौन थी? रजिया बेगम। अब रजिया बेगम में भी कुछ खास था। क्या खास था? रजिया ने क्या किया? वो आते ही अलग अलग चीज़ें करने लगी। क्या करने लगी? रजिया ने क्या किया कि पर्दा प्रथा को, जो भी पर्दा प्रथा था उसको त्याग दिया। और क्या किया? वो पुरुषों की तरह चोगा और कुलाह, चोगा को काबा और कुलाह को टोपी कहते थे, वह पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। अच्छा, ऐसा हो गया। देखिए भाई रजिया ने क्या किया। देखिए रजिया एकदम पुरुषों की तरह बन गई और ऐसे ही वह जाके राज दरबार में बैठने लगी। अब इस तरह से कोई आज तक किसी महिला ने किया नहीं। एक तो उसको शासन पे रखा गया कि भाई ठीक है, इसी को गद्दी पर बैठाया जाए, और उसने क्या किया? पुरुषों की तरह चोगा और कुला पहनकर राज दरबार में जाने लगी। और उसने फिर क्या किया? रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीरे आखुर यानी घोड़े का सरदार। रजिया ने उस समय क्या किया था? बहुत सारे पद निकाले थे अलग अलग हर एक क्षेत्र के लिए। तो उसी में एक पद था जो बहुत इंपॉर्टेंट पद था। वह था क्या था? वह था अमीर ए आखुर, जिसे घोड़े का सरदार भी कहते थे। तो उस समय किसे नियुक्त किया उसने? मलिक जमालुद्दीन याकूत को। ये क्वेश्चन आता है, लेकिन कुछ बड़े एग्जामों में आता है कि रजिया ने अमीर आखुर किसे नियुक्त किया था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर नियुक्त कर दिया। और उसके बाद आया गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए। रजिया ने क्या किया था कि सिर्फ तुर्कों को नहीं, गैर तुर्कों को भी वो सामंत बनाने लगी। अब गैर तुर्कों को सामंत बनाएगी तो ऑब्वियसली बात है वहाँ के जितने तुर्क अमीर थे वो विरुद्ध हो गए रजिया के, और उसे बंदी बनाकर क्या किया? बंदी बना दिया, उसको कारागार में डाल दिया। और दिल्ली की गद्दी पर किसको बैठा दिया? बहराम शाह को। दिल्ली की गद्दी पर बहराम शाह। रजिया के जस्ट बाद कौन आ गया? बहराम शाह आ गया। अब रजिया के जीवन पे कुछ डालते हैं फोकस। अब रजिया की जो शादी हुई थी वह किससे हुई थी?
अल्तुनिया नामक एक व्यक्ति से हुई थी। और इससे शादी करने के बाद रजिया ने क्या किया, पुनः प्रयास किया कि फिर से उसको क्या पड़े, फिर से उसको गद्दी प्राप्त हो जाए। लेकिन शादी करने के बाद उसको पुनः गद्दी नहीं मिल पाया और वह असफल रह गई। अब असफल रह गई तो क्या हुआ, तंग तो कर ही रही थी कि मुझे गद्दी पाना है। तो उसी बीच में क्या हुआ, एक षड्यंत्र रचा गया और षड्यंत्र रचते रचते क्या किया गया, रजिया को मार दिया गया। कब, 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा। कहाँ पर, ये देखिए याद रखिएगा, कहाँ पर, कैथल में। किस जगह पर, कैथल में। एकदम याद रखना है कि रजिया की जो हत्या कर दी गई वह कहाँ कर दी गई, कैथल में। कैथल हरियाणा में आता है। तो मैंने इसलिए इसका चार्ट दिखाया कि आपको वो चीज़ माइंड में चला जाए कि हाँ, रजिया की जो मृत्यु हुई वह कहाँ हुई, उसकी हत्या जो हुई वह कहाँ हुई, कैथल में हुई। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। अब जो है वहाँ तो रजिया के बाद बहराम शाह को बैठा दिया था। अब बहराम शाह भी अपना शासन कर रहा था। लेकिन हुआ क्या कि बहराम शाह की भी हत्या करा दी गई। बहराम शाह को भी बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई 1242 में। और उसकी जगह गद्दी पर कौन बैठ गया, दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मकसूद शाह बन गया। अलाउद्दीन मकसूद शाह, मतलब पहले रजिया, उसके बाद आया बहराम शाह और उसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन मकसूद शाह बन गया। क्लियर। अब क्या हुआ, अलाउद्दीन मकसूद शाह वह 1242 से शासन करने लगा। लेकिन शासन करते करते क्या हुआ, वहाँ पर एक और था, वो कौन था, बलबन। और बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मकसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर किसको बना दिया, सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। किसको, नसीरुद्दीन महमूद को, अलाउद्दीन मकसूद शाह को हटाकर। अब नसीरुद्दीन महमूद जो था ये भी अलग तरह का ही इंसान था। इस पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ये क्या आता है कि ये एक ऐसा सुल्तान था नसीरुद्दीन महमूद कि ये जो है टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था, नसीरुद्दीन महमूद। और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह भी जो वह नसीरुद्दीन महमूद के साथ ही कर दिया था। वाह, बड़ा अलग टाइप का ये था। तो ये जो नसीरुद्दीन महमूद, देखिए नसीरुद्दीन महमूद बड़ा डिफरेंट टाइप का था, लेकिन बलबन ने फिर भी इसको अपना दामाद बनाया। टोपी सीता था और अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन का जो वास्तविक नाम था वह क्या था, वह बहाउद्दीन था। क्या नाम था बलबन का वास्तविक नाम, बहाउद्दीन था। और वह इल्तुतमिश का क्या था, वह भी इल्तुतमिश का गुलाम था। अब मैंने पीछे भी बोला था कि तुर्कानी चिहलगानी जो 40 गुलाम सरदारों का जो दल था उसका गठन जो किसने किया था, इल्तुतमिश ने। लेकिन उसका विनाश किसने किया, बलबन ने किया। पीछे बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट। अब बलबन जो है वह क्या किया, 46 में तो नसीरुद्दीन महमूद को राजा बनाया था, लेकिन बलबन ने क्या किया, 66 में बलबन बोला कि मैं खुद दिल्ली के गद्दी पर बैठूंगा। और वह 1286 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया। और बैठकर इसने क्या किया, मंगोलों का जो आक्रमण हो रहा था दिल्ली पर उसको उसने रोका और दिल्ली की रक्षा की। अब बलबन के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि जो सिजदा एवं पैबोस की प्रथा थी, जो हम लोग झुका के, जो सर झुका के इस तरह करते हैं, तो वो जो सिजदा एवं पैबोस की जो प्रथा थी उसकी शुरुआत जो की थी वह बलबन ने की थी। तो सिजदा पैबोस की जो प्रथा है यह मुस्लिम संप्रदाय में काफ़ी होता है। तो ये जो शुरुआत किया था वो किसने किया था, बलबन ने किया था। अब आइए नेक्स्ट, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि नौरोज उत्सव को किसने प्रारंभ कराया। तो बलबन ने फारसी रीति रिवाज के पर आधारित नौरोज उत्सव को प्रारंभ कराया। सिजदा एवं पैबोस को प्रथम सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की। इसने तुर्काने चिहलगानी का विनाश भी किया और अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर एक नीति लाई थी जो थी लौह एवं रक्त की नीति। ये भी किसने लाया, बलबन ने ही लाया।
तो इसी सब चीज़ को देखते हुए नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को किसकी उपाधि दी? उलुग खां की। ये क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में? ये आता है कि बलबन को उलुग खां की जो उपाधि दी वो किसने दी? वह नसीरुद्दीन महमूद ने दी। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। बलबन के दरबार में फारसी के एक पे एक रत्न रहते थे। उन रत्नों में से दो जो है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। वह कौन थे? उसके लिए इम्पोर्टेंट थे जो, वह पहला था अमीर खुसरो और दूसरा था अमीर हसन। ये बलबन के दरबार के फारसी के प्रसिद्ध कवि में थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन। और इस तरह गुलाम वंश का अंत आया और गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वह समुद्दीन कैमुर्स था। ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक जो था वह कौन था? वह समुद्दीन कैमुर्स था। तो 1290 ईस्वी तक क्या हुआ? गुलाम वंश खत्म हो गया। और उसके बाद गुलाम वंश के बाद जो आया वह कौन आया? गुलाम वंश के बाद आया, बताइए, खिलजी वंश, जो कि 1290 से 1320 था। तो दोस्तों इस तरह गुलाम वंश समाप्त हुआ। काफ़ी बड़ा चैप्टर था, लेक्चर बड़ा हो गया होगा, तो दोस्तों मुझे माफ़ कीजिएगा। और बस ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा और इस वीडियो को काफ़ी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो कि चैनल का नाम क्या है? ज्ञान गुरु आनंद। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो होगी आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।